Hello everyone. So today our topic is blood. इंशाल्लाह पूरी कोशिश की है to explain it to you guys in the easiest and simplest way possible. Hopefully हम इस लेक्चर को 2 या 3 वीडियोस में शॉर्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लें और इंशाल्लाह आपको ये पूरा इसी में समझ में आ जाए. ब्लड हमारे पास होता क्या है? ब्लड हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी बॉडी का 8% वेट रिप्रेजेंट करता है. द adult have 4 to 6 liters of blood. pH is 7.35 to 7.45. ओके, सो 4 सेंटेंसेस में से 3 जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं. कितना वेट रिप्रेजेंट करता है? 8% करता है. कितना एक एडल्ट में ब्लड होना चाहिए? 4 to 6 लीटर्स होना चाहिए. pH, अच्छा pH याद रखना है इसका क्वाइट ईजी. एसिडिक बेसिक दोनों नहीं हो सकते. क्या होगा? 7 होगा. 7.35 to 7.45 इतना हम मार्जिन रख रहे होते हैं. 35 to 45. ब्लड में हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. अगेन वाइट ब्लड सेल्स को अगर हम इन डिटेल अब देखते हैं तो हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं. ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स अपने अपीयरेंस की वजह से डिवाइडेड हैं. अभी हम इसको कब देखेंगे? जब हम वाइट ब्लड सेल्स को देखेंगे. बट यस, ये नाम है जो आपको आगे याद होने चाहिए. आपको इनके टाइप्स भी पता होनी चाहिए कि कौन से ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और कौन से ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं. सेकेंड, यू शुड नो कि एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स आर वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स. और इसकी जो आगे की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो एंजाइम्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं, उससे भी आपको बेसिकली याद हो जाएगा कि रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. हमारे पास फंक्शन ऑफ ब्लड. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंक्शन ऑफ ब्लड में आपको स्क्रीन पे 3 चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं: ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन. अब अगर हम देखें तो कैसे ब्लड हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ब्लड हमारे पास मीडियम बना हुआ है एंजाइम्स का, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन का. प्रोटेक्शन किसकी कर रहा है? ब्लड प्रोटेक्शन हमारे पास ब्लड कर रहा है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट की, इंटरनल टेम्परेचर की, ऑर्गेनिजम्स की. और रेगुलेशन किसकी कर रहा है? रेगुलेशन भी टेम्परेचर की कर रहा है, एंजाइम्स की कर रहा है, हार्मोन्स की कर रहा है. कहीं भी कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में नहीं जा रही, जितने भी लिक्विड्स हैं वो प्रॉपर जा रहे हैं. सो मैंने ये डिटेल क्यों नहीं लिखी? ये डिटेल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको इसलिए नज़र नहीं आ रही कि आपके दिमाग में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए: ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन. एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट बाय योर सेल्फ कि भाई ये तीनों एक तो जितने भी हैं वो इंटर रिलेटेड हैं फंक्शंस. और किस तरह इंटर रिलेटेड हैं आप सोचेंगे कि आपकी बॉडी में ब्लड एज ए ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, एज ए प्रोटेक्टर क्या कर रहा है और एज ए रेगुलेटर क्या कर रहा है. ब्लड आपका प्रोटेक्टर है, ट्रांसपोर्टर है और रेगुलेटर है. प्लाज्मा, अगेन ब्लड में एक प्लाज्मा होता है. हमें ये बात बहुत आई डोंट नो इफ़ यू गाइस नो और नॉट, बट जब मैं हम 3 स्टेट्स पढ़े थे पहले तो हमें ये था कि माइट बी 4th स्टेट आ जाएगा, और वो 4th स्टेट अगर आया सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा तो वो प्लाज्मा होगा. क्यों? प्लाज्मा इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स. एंजाइम्स भी हैं इसमें, न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसमें, गैसेस भी हैं, सॉलिड पार्ट भी है, लिक्विड पार्ट भी है, गैशियस पार्ट भी है. सो इट्स इंटायरली डिफरेंट स्टेट जो है. इसलिए इतनी चीज़ें हैं तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो गया. इसमें प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, हार्मोन्स हैं और गैसेस हैं. 91.5% ऑफ वाटर एंड 8.5% ऑफ सॉल्यूट्स. ठीक है. और ये जो 8.5% हमारे पास हैं ये मोस्टली हमारे पास क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं. एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स में भी मोस्टली जो पार्ट इसमें होता है वो प्रोटीन्स का होता है. अब ब्लड के हमने जब फंक्शन पढ़े तो प्लाज्मा के क्या फंक्शन है? ऑस्मोटिक प्रेशर यही हमारे पास एग्जर्ट कर रहा होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर कौन डेवलप कराता है? प्लाज्मा कराता है. उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा में 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं: एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रोजेंस. क्या हैं ये वही प्रोटीन्स हैं जिसको हम कह रहे थे. सो एल्ब्यूमिन्स हमारे पास क्या करते हैं? हमारे पास फंक्शन एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर सेवरल स्टेरॉइड्स, हार्मोन एंड फैटी एसिड. अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन या स्टेरॉइड गया है तो किसका काम है? एल्ब्यूमिन्स का है. अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस आया है तो ग्लोबुलिन्स काम करेंगे. एंड इफ आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट करवाना है एंड यू गॉट अ कट तो फिब्रोजेंस काम करेंगे. और ये तीनों फैक्टर्स, प्रोटीन फैक्टर्स, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रोजेंस कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं.
हम इन जनरल कहते हैं कि ये ब्लड में होते हैं। स्पेसिफिकली अब हमें पता चल गया कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्लाज्मा में है, जो किलिंग फैक्टर है बैक्टीरिया का वो भी प्लाज्मा में है, और जो ट्रांसपोर्ट फैक्टर है वो भी प्लाज्मा में है। अब मैंने अगेन वही बात शुरू में की थी, हम जनरल कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और उसके अंदर जाएंगे कि ये कैसे इन डेप्थ अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें। हमने शुरू में ब्लड के फंक्शंस पढ़े, अब हमने उसको और जब क्लासिफाई किया तो हमें पता चला ओके ये प्लाज्मा में होता है बेसिकली। अब हमारे पास जो असल चीज़ एक डिवीजन जो हमने पढ़ा था फॉर्म एलिमेंट्स ब्लड का, प्लाज्मा हो गया, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हैं क्या? वही अगेन वी आर वेल नोन विद द कॉन्सेप्ट कि इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। अच्छा, ये जो बाइकॉन्केव शेप होता है ये कैसा होता है? इट्स केव शेप, इट्स काइंड ऑफ केव। जब मैं किसी चीज़ को एक डीपेंड एरिया बना दूंगी उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जो अल्टीमेटली मेरे पास डिफ्यूजन प्रोसेस में एस करेगा। दे चेंजेस देयर शेप एज दे स्क्वीज थ्रू द कैपिलरीज। अगेन अगर मैं इमेजिन करूँ एक बायकॉन्केव शेप का स्ट्रक्चर, वो स्क्वीज भी इजीली होगा, उसके दो जो एंड्स होंगे वो स्क्वीजन होंगे और कैपिलरीज में चले जाएंगे। एक तो उसका डिफ्यूजिंग एरिया बहुत लार्ज हो गया, दूसरा उसकी स्क्वीजिंग पावर भी अच्छी हो गई। और हमारे पास जो आरबीसीज हैं, जो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा रही है वो कैसे जा रही है? आरबीसीज के थ्रू जा रही है। वही बात हमने ब्लड को बोला कि ब्लड लेके जाता है, और ब्लड का कौन सा पार्ट लेके जाता है? आरबीसीज लेके जाते हैं। आरबीसीज हमारे पास, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। एक्सचेंज में हमने ट्रांसपोर्टेशन में गैसेस की भी बात की थी, वो कौन करता है? आरबीसीज के अंदर एक स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन। इट एक्ट्स एज अ बफर। डायमीटर इसका हमारे पास 7.8 है, थिकनेस 2 है, नॉर्मल वैल्यूज़ की हमारे पास 4.8 to 5.4, लाइफ स्पैन 120। ठीक है, इसमें से जो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, वो नॉर्मल वैल्यू और लाइफ स्पैन। हम वाइट ब्लड सेल्स की भी पढ़ेंगे। तो जेनेसिस ऑफ आरबीसी, जेनेसिस ऑफ आरबीसी में हमारे पास एक तो कितनी डेवलपमेंट हो गई आरबीसीज की एम्ब्रियो से 20 तक जो आपकी लाइफ स्पैन होता है ना, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपके मसल्स हो गए, आपकी बोन्स हो गई, जितनी भी स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ होती हैं जो 20 तक आती हैं, एंड आरबीसी इज़ वन ऑफ देम। कौन सी बोन प्रोड्यूस कर रही है, कहाँ से हमारे पास आरबीसी जनरेट हो रहे हैं? तो जो एम्ब्रियो होता है बिल्कुल स्टार्ट में, जब आपके पास योग सेल है, उसमें जो आरबीसी होता है ना वो न्यूक्लिएटेड होता है। अगेन मिड ट्राइमेस्टर कौन सा हो गया? सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसमें हमारे पास जो आरबीसी है अगेन न्यूक्लिएटेड है और लिवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में वही आरबीसी जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा था अब लिवर नहीं कर रहा होता, वो अपने फंक्शंस पे चला जाता है, बोन मैरो प्रोड्यूस कर रहा होता है। 5 years तक आपका बोन मैरो विथ ऑल बोन्स, जितनी भी आपकी बॉडी में बोन्स हैं वो आरबीसीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं। बाय द एज ऑफ 20 जो मैरो कैविटीज़ हैं वो लॉन्ग बोन्स की इनएक्टिव हो जाती हैं, सिवाय ह्यूमरस और फीमर के। लॉन्ग बोन्स क्या हैं वो अगेन हम एनाटमी में आप कर आए हैं। लॉन्ग बोन्स की जो हमारे पास जितनी भी मैरो कैविटीज़ हैं वो फीमर और ह्यूमरस के अलावा लॉक हो जाती हैं। और 20 के अबव हमारे पास जो मेम्ब्रेनस बोन्स हैं वो बना रही होती हैं, ह्यूमरस और फीमर भी नहीं बना रहा होता। उसके बाद जो स्प्लीन है, स्प्लीन का रोल हमारे पास क्या होता है? वो फिल्टर और आउट कर रहा होता है किसको? एज्ड और एबनॉर्मल आरबीसीज को। अगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल रह गए 20 days अबव रहा तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा आपकी बॉडी में, विच इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। अब हमारे पास आरबीसीज क्या होते हैं? एरिथ्रोसाइड्स होते हैं। एरिथ्रोसाइड्स बनने को के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इज योर बॉडी प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेड ब्लड सेल्स. It ensures that you have right number of blood cells, not few, not too many. So एक एबनॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस होती है, बट इस प्रोसेस में काम ये होता है कि वो ये देखे राइट अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स यू नीड इन योर बॉडी इज फॉर्मिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अब मैंने आपको अभी बताया कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मिंग ऑफ राइट अमाउंट ऑफ आरबीसी। जब कभी आपकी बॉडी को ये इंडिकेशन मिले कि आपकी बॉडी में प्रॉपर O2 ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, या बॉडी के सिस्टम को ये लगने लगता है कि शायद एरिथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो रहा, आरबीसीज कम हो गए हैं, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो बॉडी ये अज्यूम कर लेती है कि एरिथ्रोपोइसिस सही नहीं हो रहा, जिसके उसमें रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस होने लगता है ज़्यादा। और ये कौन से केसेस हैं?
हेमरेज है, हाई एल्टीट्यूड है, लंग डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग होते हैं, आप उनके चीक्स देख, रेडिश होते हैं वो लोग। क्यों होते हैं? वो हाई एल्टीट्यूड पे। इरिथ्रोपोइटिन, अगेन टर्मिनोलॉजीज मिलती जुलती हैं, जो मैंने कहा था कि आपको याद हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट्स हैं जो एरिथ्रोपोइसिस बना रहा है। किसके थ्रू बना रहा है? एरिथ्रोपोइटिन के थ्रू बना रहा है। एरिथ्रोपोइटिन हमारे पास ये हार्मोन है, क्या करता है? एरिथ्रोसाइट से रिलीज करता होगा। कहाँ से करता है? किडनी से एंड पार्टली बाय लिवर। सो अगर हमारे पास हाइपोक्सिया, हमने अगेन वही बात हो गई कि हाइपोक्सिया क्या होता है वैसे? हाइपोक्सिया वही कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी बॉडी को O2 प्रॉपर ना मिल रहा हो, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिक कंडीशंस हैं जहाँ पे आपकी बॉडी को प्रॉपर O2 नहीं मिल रही हो, पूरी चेन बन गई, ठीक है। बॉडी को O2 सही नहीं मिल रही, बॉडी ने ये अज्यूम कर लिया कि उसके पास एरिथ्रोसाइट्स कम हैं। एरिथ्रोसाइट्स कम हैं तो उसने जाके ट्रिगर किया एरिथ्रोपोइटिन को, और एरिथ्रोपोइटिन ने एक प्रोसेस शुरू कर दिया, एरिथ्रोपोइसिस। ऑल मेक सेंस? विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये दोनों चीज़ें जो RBCs की फाइनल मैच्योरेशन होती है उनको हेल्प करती हैं। अगर हमारे पास ये नहीं होंगे, जबकि हम कितने लाइटली ले रहे होते हैं ना विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड को। वाई अ प्रेग्नेंट वुमन टेक एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड? क्योंकि उसको सिर्फ अपने RBCs पे काम नहीं करना होता, उसके अंदर जितने भी बेबी RBCs होते हैं वो भी बन रहे होते हैं। दैट्स वाई वो, अगर वो मदर एनीमिक ना हो, उसके RBCs सही बने, पहली चीज़ जो आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है इनिशियल प्रेगनेंसी में, वो फॉलिक एसिड करता है। और लास्ट तक आप लेते रहते हैं। क्यों लेते रहते हैं? जो मैच्योरेशन है वो कंप्लीट हो, वो प्रॉपर हो, बेबी में जो RBC बने वो कंप्लीट बने, वो प्रॉपर बने, उसमें कोई भी आप कह लें कि एब्सेंस ना आ रही हो। हम आते हैं हीमोग्लोबिन। हीमग्लोबिन रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है RBCs में। अगर RBCs में से मैं हीमोग्लोबिन एक्सट्रैक्ट कर लूँ, सो दे वुड बी वाइट, they would be all white. Why they are red? Because of hemoglobin. ग्लोबुलर प्रोटीन है जिसके 4 सब यूनिट्स हैं। आई एम प्रिटी श्योर पूरे स्ट्रक्चर के साथ ये हर किसी ने इंटर में पढ़ा है। Each unit contains heme combined with a polypeptide chain. I really like this picture to explain the concept of hemoglobin. Just look at it carefully. Red blood cell है जो रेड लाइट इमिट कर रहा है, और यही रेड कलर किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास एनीमिया होता है, साइज नॉर्मेलिटी। रिड्यूस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी कॉजेज एनीमिया। हमारे पास अगर मैं हीम कम कर दूँ, आयरन कम कर दूँ बॉडी से, एनीमिया को हम कहते क्या है? अगर मैं लेमन टर्म में बात करूँ, आयरन डेफिशिएंसी। और इसमें एक जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो विद रिस्पेक्ट टू एज एंड सेक्स है। मेल्स का हीमोग्लोबिन का अमाउंट अलग होता है, फीमेल्स का हीमोग्लोबिन का अमाउंट अलग होता है।